नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश पर मेरा फोकस है और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे पूरे यूपी की राजनीति से मैं अवगत कराऊंगा आपको कि यूपी में आखिरकार क्या क्या चल रहा है। भले ही कोई ये कहे कि कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है वो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। पहली खबर यह है कि जो बाइडेन को कोविड हो गया है। एक बड़ी खबर है ये, वो कोविड से ग्रस्त हैं। दूसरी खबर, बाइडेन का कोरोना पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात है कि सबसे ताकतवर देश दुनिया का, उसके राष्ट्रपति को कोरोना कैसे हो गया। खैर, इसके अलावा सबसे बड़ी खबर एक ये चल रही है कि जो अखिलेश यादव ने एक सिंगल लाइन का ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। ट्वीट भी क्या है, जो एक्स जिसको कहते हैं ट्विटर हैंडल, उस पर उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र में बड़ा ऑफर है, 100 लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। इस तरह का एक छोटा सा ट्वीट करके उन्होंने कोई हैशटैग भी नहीं किया, कोई किसी से उसको प्रमोट करने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ आने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशानी में आ गई है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं आपको बता दूं, अब बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उस पर क्या चल रहा है। मैं कल तक की सारी घटनाएं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही कल शाम को आनंदीबेन पटेल से मिले, उसके बाद तो पूरे हालात ही बदल गए। कहीं से किसी जरिए से प्रधानमंत्री को फ़ोन पहुंचा कि योगी आदित्यनाथ कुछ मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से हटाने के लिए आनंदीबेन जो गवर्नर हैं यूपी की, उनसे चर्चा कर रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि जो लोग उनके आँखों के कांटे बने हुए हैं उनको कहीं मंत्रिमंडल से बाहर ना कर दें। सवाल सबसे पहले ब्रजेश पाठक का और मौर्य जी का, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये ज़बरदस्ती योगी आदित्यनाथ पर ऊपर से थोपे गए थे अमित शाह की तरफ से, और दोनों ज़बरदस्ती उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने पड़े। इसके बाद जब ये सूचना दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में तत्काल लोग तो कहते हैं कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया, अमित शाह को भी बुलाया और सबसे ये क्लियर कट कहा कि ये सब क्या हो रहा है। इसकी वजह से कहीं ये हालत न पैदा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी शुरू हो जाए। तो जो बार बार हार का ठीकरा फोड़ने की बात आ रही है उत्तर प्रदेश में, 62 से 33 कैसे हो गए, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि इस बात की सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। हालांकि जब मीटिंग हो रही थी उस समय नरेंद्र मोदी को प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भाजपा के, वो कुछ कारण गिनाने लगे कि हमारी हार कैसे हुई और हम 62 से 33 पर कैसे आए। तो उसमें 4-5 कारण उन्होंने बताए कि अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ है, अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया हुआ है, और भी कुछ चीज़ें जो रखी थी 4-5 चीज़ें, वो अब बीते ज़माने की बात हो गई। हालांकि अभी 24-36 घंटे ही हुए हैं, लेकिन मेरे लिए ये बीते ज़माने की खबर है। उसके बाद सिर्फ ये बात चली कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो अपने ऊपर हार का ठीकरा फोड़े, और उसके बाद फिर अमित शाह से भी कहा कि इतनी डोर को इतनी मत तानो कि टूट जाए और फिर उसको उसमें गांठ पड़ जाए। तो ये जो रोज़ाना जो नाटक हो रहा है इसको बंद करिए। मौर्य को उन्होंने फिर बाद में लखनऊ भेज दिया, और अब उससे पहले आपको मालूम है कि उन्होंने
जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए 30 मंत्रियों की टीम बना दी और उस टीम से ब्रजेश पाठक को और मौर्य को दोनों को बाहर कर दिया। अब उनको ये औकात दिखा दी कि जो तुमने मेरे को कार्यसमिति के दौरान जो बयान दिया था उसमें कहा था कि सरकार जो है संगठन से बड़ी नहीं होती, तो मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि सरकार ही संगठन से बहुत बड़ी होती है। सरकार सरकार होती है, संगठन संगठन होता है। और इसी के चलते उन्होंने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपनी जो रणनीति है उससे बाहर कर दिया और एक सीट पर 3-3 मंत्री लगा दिए और कहा कि जाओ और चुनाव जीत करके आओ। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही योगी ने अपनी चाल चल दी है। और उस चाल में मैं समझता हूँ, उस चाल के बाद जो आनंदीबेन पटेल से जो उन्होंने मुलाकात की और वहाँ से ये संदेश गया कि योगी कुछ लोगों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहते हैं, बस यहीं से सारा खेल समाप्त हो गया। और योगी की मैं समझता हूँ अब कुर्सी बच गई है पूरी तरह से और पूरा हार का ठीकरा है वो बीजेपी अध्यक्ष जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर फोड़ दिया गया है कि आपकी कमियों की वजह से सारा चुनाव डिस्टर्ब हुआ है। हालांकि वो अपनी रिपोर्ट लेकर के, बस्ता लेकर के पहले से बैठे हुए थे, मैं पीएम को ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे और भी लोग थे। मोदी ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि नहीं, कुछ नहीं, योगी को छेड़ना बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक सूचना मुझे ये भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो जासूसी है, अमित शाह गोरखपुर के मठ से लेकर के लखनऊ की जो एनेक्सी है वहाँ तक करा रहे हैं कि आखिरकार योगी कौन सी चाल चलने वाले हैं, क्या कानाफूसी चल रही है, किससे बात हो रही है, कौन क्या कर रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने पूरा मजा लिया। एक्स पर लिखने के बाद मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या लिखा है। अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर जो लिखा है वही शब्द मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने अपने हैंडल पर लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि ये शायद 2023 में भी एक मजाक टाइप किया गया था कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। तब वो बात आई गई हो गई थी, क्योंकि वो उस समय भी मौर्य पूरी तरह से फुल फॉर्म में थे और अखिलेश यादव के दुर्विरोधी होते थे। आज की स्थिति में जो अखिलेश ने तंज कसा है कि आप इतने बड़े नेता हैं तो 100 विधायक ले आओ और हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, क्योंकि वो उनके मन में है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, तो ये ऑफ़र दे दिया गया है। हालांकि इस ऑफ़र की जो कहानी है उसके बाद जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया न जाने कहाँ से एक चंडू खाने की खबर ले आया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें कहा है कि अखिलेश यादव के 100 लाओ सरकार बनाओ के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी में विद्रोह हो गया है। अब शायद पता नहीं, गोदी मीडिया को ज़्यादा मालूम होगी और इस तरह की खबरें प्लांट करने का आपको मालूम ही है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जो आईटी सेल है वो इसी बात पर सक्रिय रहता है कि ये नहीं ये कह दो, ये नहीं ये कह दो, ये शाम को ये पूरा प्राइम टाइम ये चलाना है आपको, जो हम कह रहे हैं वो। तो गोदी मीडिया का काम है। अब इसमें खबर कहाँ से है हमको नहीं मालूम, लेकिन असली जो खबरें हैं उनको नहीं बताते गोदी मीडिया वाले। भूपेंद्र चौधरी जो बहुत ही सीधे साधे मुरादाबाद के रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो बेचारे इस मामले में फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ की वो बुराई करने गए थे, अपने साथ में पूरा बस्ता था कि हम क्यों हारे, कैसे हारे, और पीएम से उन्होंने टाइम मांगा था कि मैं आपके सामने कुछ पेश होना चाहता हूं, लेकिन वो बात उल्टी थी। पीएम के सामने पेश नहीं होना था, बल्कि उन्हें तलब किया गया था कि ये जो नाटक चल रहा है इस समय मीडिया में, बीजेपी टूटने वाली है, 100 लाओ सरकार बनाओ, ये सब क्या चल रहा है। दूसरा, मंत्रिमंडल में से तमाम लोग बर्खास्त होने वाले, ये सारी चीज़ें जब डांट पिलाई गई
और कहा गया कि ये सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। तो वहाँ पटाक्षेप पीएम के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। अब शायद मैं समझता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी, और ये शायद जब तक बची रहेगी जब तक बाबा उपचुनाव में सारी सीटें ना जीत करके ले आए, क्योंकि 3 सीटें तो भाजपा की अभी भी हैं, यदि वो तो जीतनी ही जीतनी हर हालत में। उनका कहना है कि 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी की हैं वो भी जीतनी है। अयोध्या की जो कोई एक मिल्खी सीट है, मालूम नहीं क्या है, जो सांसद बन गए हैं, उस सीट को जीतना बहुत ज़रूरी है। वो सीट चूँकि अयोध्या में समाजवादी पार्टी की है, अब सारा फोकस और सारा टारगेट उस सीट पर है कि अयोध्या की सीट, जो अयोध्या के जो सांसद बने हैं उनकी खाली हुई सीट है, वो जीतना बहुत ज़रूरी है। अब जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं ये अलग बात है। एक सीट खैर की खाली है, राष्ट्रीय लोकदल भी शायद डिमांड करेगा, और वो दी जाती है कि नहीं दी जाती है वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब इस तरफ मुड़ गई हैं कि अगला जो विधानसभा का उपचुनाव है उस पर सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के क्लियर होंगी कि योगी रहेंगे या बचे रहेंगे या चले जाएंगे या उन्हें भेजना होगा। हालांकि इस समय मैं आपको बता दूं, बहुत ही जो कहानी चल रही है, मालूम नहीं नरेंद्र मोदी की कौन सी फिल्म है, कौन सा क्या सीडी है, क्या है। अमित शाह जो कहते हैं वही सब चीज़ मान ली जाती है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी इतने नाजुक दौर से गुजर रही है कि उसको लाले पड़े हुए हैं। 62 से 33 पर आ गए। पार्टी में टूटन मची हुई है, हर व्यक्ति मुंह खोल के बात कर रहा है, चाहे वो योगी के खिलाफ हो, चाहे मोदी के खिलाफ हो, चाहे अमित शाह के खिलाफ हो। अनुशासन वाली जो पार्टी थी वो पूरी तरह से इस समय बहुत ही गर्दिश में जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक दिन एक इंटरव्यू सुब्रमण्यम स्वामी महाराज का सुन रहा था, वो किसी से बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इस मामले में बताइए कौन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा नड्डा की जगह। तो उन्होंने कहा ये कोई बात थोड़ी है, जिसको मोदी और शाह चाहेंगे वो होगा। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार ने पूछा कि भाई आरएसएस का भी हाथ होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आरएसएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन होगा कौन नहीं होगा। उन्होंने फिर पूरी हिस्ट्री गिनाई आरएसएस क्या है। आरएसएस के बारे में बताया उन्होंने कि 1951-52 में एक पार्टी हुआ करती थी, तो वो पार्टी जब आगे सक्रिय नहीं हुई तो वो उससे आरएसएस हट गया। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के और कई मसलों को लेकर के जब लोकसभा में चर्चा आरएसएस के खिलाफ होने लगी, तो आरएसएस ने सोचा कि भाई ये हमारी संसद में बुराई होती रहती है, हमारे पास कोई आदमी नहीं है कि हमारी बात भी वहाँ कोई कहे या बचाव करे, जो भी है। तो उस समय एक ख्याल आया आरएसएस को कि क्यों न एक पार्टी बना दी जाए, पॉलिटिकल पार्टी, जनसंघ। तो वो जनसंघ बनाया गया। जनसंघ के कुछ लोग भीतर गए बाहर आए, ये सब चला, और उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसमें भी सहयोग किया आरएसएस ने पूरा। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसमें भी उन्होंने कहा भाई आप काम करो, आप हमारी बात उठाओ। इसका अंदरूनी तौर पर आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता ये है। और जेपी नड्डा ने जो कहा था कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी एक शायद कोई नपी तुली थ्योरी थी, उसके तहत बात की गई है। उस पत्रकार ने कहा कि क्या भाजपा इस समय आरएसएस के मुताबिक काम नहीं कर रही है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर रही है। आरएसएस को इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। आरएसएस अपना काम करता है, वो उसकी सेवा दूसरे टाइप की है। वो पूरे देश को, जैसे उन्होंने, उनका कहना है, हम भी जानते हैं इस बात को, कि एजेंडा है उनका देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो उसकी एक कहानी अलग है। और पत्रकार ने ये कहा कि क्या भाजपा से इस समय रुष्ट हैं और मोदी के हाथ में कंट्रोल है भाजपा का, तो क्या आरएसएस कोई नई पार्टी भी बना सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आरएसएस चाहेगा तो नई पार्टी 2 मिनट में खड़ी कर देगा। उसके पास देश भर में पूरा कैडर है, उस कैडर के तहत उसे 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही अनाउंस होगा, तमाम लाखों कार्यकर्ता उसके पास उस पार्टी में भर्ती हो जाएंगे। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आरएसएस का कोई भी जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा वो कभी
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सांसद, सभासद बनने के लिए लालायत नहीं रहता, वो अपना काम करता है। क्योंकि आरएसएस में ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि पद से क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आरएसएस भाजपा को समर्थन करती है। आरएसएस जब समर्थन नहीं कर रही है तो इस समय वो रुष्टता पर है, और रुष्ट हैं लोग, बयान भी दे रहे हैं। भागवत ने भी बयान दिया, इंद्रेश ने भी बयान दिया, और भी कई एक चीज़ें गाहे बगाहे आती रहती हैं। ऑर्गेनाइजर है उनका जो अखबार है वो इन सब चीज़ों को इंगित करता रहता है। तो कुल मिलाकर के जो कहानी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, उसमें मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि शायद जो नया अध्यक्ष होगा उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं होगा। ना आरएसएस किसी को कहती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। भाई ये आपका काम है, आप पॉलिटिकल विंग है, जो भी करना है आपको करिए। अब सवाल उठ रहा है कि योगी की जगह यदि मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो जो वोट, जो बीसी वोट है, बैकवर्ड का जो वोट है, वो भाजपा को मिलेगा। ऐसा नहीं है। मौर्य इस समय, मौर्य की कोई ज़्यादा खास अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में। और यही बात अखिलेश ने अपने जो ट्विटर पे जो लिखा है उसमें भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत है तो 100 लाओ और हम चीफ मिनिस्टर बना दें। निश्चित तौर पर यदि 100 विधायक टूट करके भाजपा से अलग हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पक्की है मौर्य की, और अखिलेश यादव उनको समर्थन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अभी कभी फिर इस मामले में और वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।